सुबह के बज रहे थे 6 और 35 साल के रमेश जी कल रात से लेकर अब तक कम से कम 12 से 14 बार टॉयलेट जा चुके हैं। उनके शरीर में तो मानो कोई जान ही नहीं बची है। होठ पूरे सूख चुके हैं और बीपी इतना गिर चुका था कि मानो बेहोश ही होने वाले थे। अपने पैरों पर तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पर हुआ क्या? उन्होंने कल रात को पानी पूरी खाई थी, वो भी एकदम भर पेट। पर सवाल यह है कि क्या पानी पूरी ही है उनके पेट खराब होने का कारण या कोई गंभीर समस्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनके परिवार को भी खतरा हो सकता है? भैया जी प्रणाम। द सिम्टम स्टोरी के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम एक बहुत ही आम और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम या लक्षण के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है डायरिया। और WHO के हिसाब से लाखों लोग इस लक्षण का शिकार बनते हैं हर साल। और डेटा के हिसाब से अंडर 5 यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये टॉप 5 मौत के कारणों में से एक है। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, बस ये जानकारी है कि आपको पता लगे कि आपको कब डॉक्टर को दिखाना ही है और आप इससे बच सकें। तो चलिए समझते हैं डिटेल में डायरिया को। सबसे पहले समझते हैं डायरिया क्या होता है। मेडिकल भाषा में कहे तो अगर कोई आदमी 24 घंटे में 3 या उससे ज्यादा बार पतला या पानी जैसा स्टूल पास करे तो उसे डायरिया कहते हैं। पर सिर्फ बार बार स्टूल पास करना या टॉयलेट जाना ही डायरिया नहीं होता। स्टूल की कंसिस्टेंसी यानी उसकी बनावट भी इम्पोर्टेंट होती है। अगर स्टूल बहुत पतला या बिल्कुल पानी जैसा हो तभी उसे डायरिया माना जाता है। तो सिंपल शब्दों में कहे तो नॉर्मल स्टूल थोड़ा सॉलिड होता है और अपनी शेप बनाए रखता है, जबकि डायरिया में स्टूल पतला होता है या तो बिल्कुल पानी जैसा। सबसे जरूरी सवाल, आंतों में ऐसा क्या होता है कि डायरिया हो जाता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति नागर, 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। सामान्य रूप से हमारी आंतों में 8 से 9 लीटर तरल पदार्थ आता है, लेकिन स्टूल में सिर्फ 100 से 200 ml जितना ही पानी निकलता है। बाकी सारा पानी आंतें एब्जॉर्ब कर लेती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत कहते हैं, वो 80% तक पानी एब्जॉर्ब करती है और कोलोन, जिसे बड़ी आंत कहते हैं, बचा हुआ पानी वो एब्जॉर्ब करती है। तो अब वापस आते हैं हमारे सवाल पे कि डायरिया होता कैसे है। डायरिया तब होता है जब इंटेस्टाइन का वाटर बैलेंस सिस्टम बिगड़ जाता है। नॉर्मल कंडीशन में इंटेस्टाइन वाटर ऑब्जर्व करते हैं और स्टूल को शेप देती है, पर जब ये सिस्टम फेल हो जाए तब स्टूल पतला होने लगता है। इसकी मेन मैकेनिज्म है, सबसे पहला, इंक्रीज सिक्रीशन। इस टाइप के डायरिया में इंटेस्टाइन खुद ही ज्यादा पानी बाहर छोड़ने लगती है। जैसे एग्जांपल है कॉलेरा। कॉलेरा का बैक्टीरिया कॉलेरा टॉक्सिन बनाता है। कॉलेरा टॉक्सिन के कारण जो क्लोराइड आयन है वो इंटेस्टाइन से बाहर चले जाते हैं। इसकी वजह से सोडियम और पानी भी इंटेस्टाइन के बाहर चला जाता है। इसका रिजल्ट होता है वाटरी डायरिया, जिसे बोलते हैं राइस वाटर स्टूल। की दूसरे एग्जांपल है इकोलाई के कुछ स्ट्रेन। ये भी टॉक्सिन बनाते हैं जो इंटेस्टाइन को पानी सिक्रेट करने पर मजबूर करते हैं। इसके अलावा कार्सिनोइड ट्यूमर्स और बाइल एसिड डायरिया। दूसरा है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। इसका एग्जांपल है लैक्टोज इंटॉलरेंस। नॉर्मली लैक्टेज जो एंजाइम है वो लैक्टोज यानी वो शुगर जो मिल्क में प्रेजेंट है उसे तोड़ देता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि ये एंजाइम या तो एब्सेंट होता है या कम होता है, तो लैक्टोज इंटेस्टाइन में ऐसे ही पड़ा रह जाता है। लैक्टोज ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, इसका मतलब ये पानी को अपनी तरफ खींचता है। साथ ही गट बैक्टीरिया इसको फर्मेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस बनती है। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि डायरिया, ब्लॉटिंग, गैस और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसकी दूसरी एग्जांपल है सीलिएक डिजीज, जिसमें विलाई डैमेज जाती है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन सरफेस कम हो जाता है। दूसरा है ट्रॉपिकल स्प्रू, जिसमें इंटेस्टाइन की लाइनिंग एबनॉर्मल हो जाती है। तीसरा है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जैसे जियार्डिया, जिसमें इंटेस्टिनल सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो सिंपल लॉजिक है, अब्जॉर्प्शन फेल हो जाएगा तो पानी रुक नहीं पाएगा और डायरिया हो जाएगा। थर्ड है इन्फ्लेमेशन। इसका एग्जांपल है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज यानी IBD। इसमें इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही इंटेस्टाइन पर अटैक कर देता है। इसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है, WBC आते हैं, साइटोकाइन रिलीज होता है। इसके कारण इंटेस्टिनल लाइनिंग डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल्स लीक कर जाती है, इसीलिए ब्लड और म्यूकस स्टूल में आ जाता है। इन्फ्लेमेशन सिक्रीशन को भी बढ़ा देती है और डैमेज लाइनिंग अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लडी म्यूकोइड डायरिया हो जाता है। इसकी दूसरी एग्जांपल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे शिगेला, सैल्मोनेला और इश्चेमिक कोलाइटिस। चौथा है अल्टर्ड मोटिलिटी यानी गट मूवमेंट फास्ट हो जाती है। इसका एग्जांपल है
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, प्रीडोमिनेंट डायरिया। इसमें गट ब्रेन एक्सेस का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, जिससे इंटेस्टाइन में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो जाते हैं, खाना जल्दी से पास होता है, पानी अब्सॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसका रिजल्ट फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स। इसकी दूसरी एग्जांपल है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से गट मोटिलिटी भी फास्ट हो जाती है। दूसरा एग्जांपल है डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज की वजह से मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। फिफ्थ है एक्सुडेशन। इसका एग्जांपल है सीवियर इन्फेक्शन। सीवियर इन्फ्लेमेशन में इंटेस्टिनल वॉल की इंटीग्रिटी टूट जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड, ब्लड और प्रोटीन ये सब लीक होने लगता है। ये अक्सर इन्फ्लेमेटरी डायरिया में देखने को मिलता है। इसका रिजल्ट है ब्लडी प्रोटीन रिच डायरिया। डायरिया कई प्रकार के होते हैं और इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर प्रकार के डायरिया की ट्रीटमेंट अलग होती है। नमस्कार, मेरा नाम है शब्बीर अहमद, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट, जीएमएस मेडिकल कॉलेज गोत्री। समय के अनुसार यानी ड्यूरेशन के बेस पर होने वाला डायरिया, सबसे पहला आता है अक्यूट डायरिया यानी तीव्र दस्त। ये सबसे ज्यादा होने वाला डायरिया है। ये यूजुअली 14 दिन से कम के अंदर होता है और ये ज्यादातर इन्फेक्शन के कारण से होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट। इसका एग्जाम्पल है खराब खाना खाने से या दूषित पानी पीने से। नंबर 2, परसिस्टेंट डायरिया यानी लगातार रहने वाला दस्त। ये 14 दिन से 30 दिन के बीच में रहता है और ये डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का खतरा बढ़ाता है। ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है। नंबर 3, क्रोनिक डायरिया। इसका समय 30 दिन या उससे ज्यादा रहता है। ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, उदाहरण के तौर पे IBD, IBS या आंतों की कोई गंभीर समस्या। ड्यूरेशन के बाद हम डायरिया को समझते हैं अब मैकेनिज्म के आधार पर। तो मैकेनिज्म पे आधार पर डायरिया के कुछ टाइप्स है। ओह सॉरी, शुरू में नाम बताना रह गया था ना। नमस्कार, मैं हूं नजमुद्दीन नजमी, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। और सबसे पहला है सिक्रीटरी डायरिया, यानी कि हमारी जो आंतें होती है, इंटेस्टाइन होती है, वो कुछ कुछ अमाउंट में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स छोड़ती रहती है, लेकिन जब ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे हम सिक्रीटरी डायरिया कहते हैं। अब कैसे पहचाने हम इसको? सबसे पहला कि स्टूल बहुत ही पतला हो जाता है, एकदम पानी जैसा। दूसरा कि खाना न खाने पर भी ये जारी रहता है। तीसरा, स्टूल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है हैजा, जिसे हम मेडिकल में कॉलेरा भी कहते हैं। अब दूसरा है ऑस्मोटिक डायरिया, यानी कि हमारी आंत में कुछ ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ आ जाए जो पानी को अपनी तरफ खींचे, तो ऑस्मोटिक डायरिया हो जाता है। अब इसमें यह है कि खाना बंद करने पर डायरिया बंद या कम हो जाता है। स्टूल की मात्रा सिक्रीटरी डायरिया से तो कम होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि आपने समझ लिया। दूसरा है मैग्नीशियम, जिन दवाइयों में होता है, जैसे कि एंटासिड। तीसरा है शुगर अल्कोहल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर। और फाइनली चौथा है माल अब्जॉर्प्शन, जिसमें कि हमारी आंतें प्रॉपर खाना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। तीसरा है इन्फ्लेमेटरी डायरिया, जिसमें कि आंतों में सूजन हो जाती है। अब इसको कैसे पहचाने? सबसे पहला कि स्टूल में खून आ सकता है, स्टूल में म्यूकस आ सकता है, बुखार आ सकता है, पेट में दर्द होता है। इसमें स्टूल की मात्रा तो कम होती है, लेकिन बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सबसे पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, शिगेला, साल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर और ई कोलाई के कुछ टाइप्स। दूसरा इस्चेमिक कोलाइटिस। और तीसरा है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जिसमें आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज। चौथा है मोटिलिटी रिलेटेड डायरिया, यानी कि आंतें या तो बहुत तेज काम करने लगती है या तो बहुत धीमा काम करने लगती है। अब अगर सोचिए कि नॉर्मली जैसे कि स्टूल हमारी आंतों से पास होता है, तो वो धीमे धीमे पास होता है ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स और पानी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन अगर खाना बहुत तेज निकल जाए तो न्यूट्रिएंट्स और पानी बराबर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज और IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। चौथा है फैटी डायरिया या स्टियाटोरिया। इसमें स्टूल चिकना और चमकदार दिखाई देता है, स्टूल में से बदबू आती है और टॉयलेट में से उसको फ्लश करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला पेनक्रियाज की समस्या। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में पेनक्रियाज वो एंजाइम्स नहीं बना पाता जो कि फैट को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सके। दूसरा है सीलियाक डिसीज यानी कि ग्लूटेन की एलर्जी। तीसरा बाइल एसिड की कमी यानी कि लीवर या गॉल ब्लैडर की समस्या। ना 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 ना, अभी खत्म नहीं हुआ है। डायरिया तो बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट और इतना कॉमन अगर कोई लक्षण है तो उसको डिटेल में नहीं समझेंगे। पर देखिए, ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं, तो थोड़ा धीमे धीमे आराम से हर चीज को प्रॉपरली समझते हैं। जल्दी जल्दी में कुछ छूट जाएगा, तो इसीलिए 4 पार्ट में डायरिया को आराम से धीमे धीमे समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको डायरिया क्या है,
डायरिया में क्या होता है और डायरिया के कौन से टाइप्स होते हैं वो आपको समझ आया होगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहे भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा था, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।